गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ऑसिलेशन से नेक्स्ट क्लास लेक्चर 3 और आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए ऑसिलेशंस को रिवाइज करते हैं। ऑसिलेशन क्या था? बेसिकली जब एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करके टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करें, टू मीनिंग गोइंग फॉरवर्ड एंड फ्रो मीनिंग गोइंग बैकवर्ड, इसे हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। ये सेंटर वाला पॉइंट मीन पॉइंट है और ये एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट में। तो इस टू एंड फ्रो मोशन को हमने पढ़ा, इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन गोइंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। आज हमारा पहला पॉइंट है हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखिए, जिस ऑसिलेशन को हम मैथमेटिकली साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे भी ये ऑसिलेशन का एक एग्जांपल है। अगर आप इस ऑसिलेशन को इक्वेशन लिखें इसकी और इसको मैथमेटिकली एक साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे y इज a साइन ओमेगा टी या a कोस ओमेगा टी, तो उन ऑसिलेशंस को हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, जिन ऑसिलेशंस को हम साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें हम हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑसिलेशंस that can be represented by a sine or cosine function is called harmonic oscillation. It is called harmonic oscillation, जिसे हम साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकें उस ऑसिलेशन को हम हार्मोनिक ऑसिलेशन कह देते हैं। अब ऐसा क्या होगा कि हम इसे साइन कोसाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखो, आप साइन या कोसाइन फंक्शंस की वैल्यूज को समझो। जैसे अगर आपने लिया y इज a साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन में ये ओमेगा टी एंगल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखो, ओमेगा टी टाइम पे डिपेंड है। अब जैसे जैसे ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा, तो इस टाइम के चेंज होने से एंगल चेंज होगा और एंगल के चेंज होने से ये y की वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ पे y को पोजीशन कहते हैं। ए सिंबल का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन के थ्रू ऑसिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ऑसिलेशन में बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही थी, तो देखो ये मीन पोजीशन हो गई, सेंटर पॉइंट, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए पॉइंट, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बी पॉइंट। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी की वैल्यू को 90 डिग्री कंसीडर कर लूं, पाई बाई 2 कंसीडर कर लूं। पाई बाई 2 वैल्यू कब होगी? जब हमारा टाइम होगा पाई बाई 2 ओमेगा। तो इस टाइम पर इस एंगल की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, और अगर हम इसे पाई बाई 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। y इज इक्वल टू a, तो y की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल कहां पर होगा? अगर y की वैल्यू a के इक्वल आ रही है, a का मतलब है ये डिस्टेंस
सेंटर से एक्सट्रीम एंड का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए होता है। तो मतलब उस समय उस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ एक्सट्रीम एंड पर हो जाएगी। अभी देखो अगर हम इसी इक्वेशन में ओमेगा टी को 0 पुट कर दें, पुट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y की वैल्यू 0 होती है इस मीन पोजीशन पर, मतलब वो पार्टिकल उस समय यहाँ मीन पोजीशन पे होगा। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू को 3π/2 पुट कर दें, एंगल को 3π/2 ले लें, तो साइन 3π/2 पर -1 होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर -1 के इक्वल आ जाएगी। तो माइनस का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन, और a का मतलब है कि सेंटर से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब कि अब फिर हमारी पोजीशन यहाँ पर इस बी पॉइंट पर हो जाएगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि इस इक्वेशन से y इक्वल a साइन ओमेगा टी से हम इस ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम y हमारे पार्टिकल की पोजीशन होगी और t कोई भी टाइम होगा, और ओमेगा टी यहाँ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम ओमेगा टी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, उससे y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आने लगेंगी, और इस तरह हम ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ऐसे सभी ऑसिलेटरी मोशन जिसे रिप्रेजेंट करने में हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइन या कोसाइन फंक्शन ले लेते हैं, उस ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब देखो जैसे अगर हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 10 साइन 20t। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि इज दिस मोशन हार्मोनिक, इज दिस मोशन हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। सो वो हम लिखेंगे ये है एक हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन। इस हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन है y इज a साइन ओमेगा टी। सो इनको कंपेयर से हमें क्या मिलेगा? कंपैरिजन ऑफ टू इक्वेशंस गिव्स a इज इक्वल टू 10। इनके कंपैरिजन से a की वैल्यू आ जाएगी 10 और ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। ठीक है, अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में कहूं फाइंड द टाइम पीरियड, कि कितने टाइम एक पूरा राउंड इस ऑसिलेशन में लग रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड। तो आप कैसे टाइम पीरियड फाइंड आउट करोगे? आपको इस 20t को 2π एंगल के इक्वल लिखना होगा। 20t इज इक्वल टू 2π। क्यों लिखा हमने 20t को 2π के इक्वल? क्योंकि साइन और कोस फंक्शन में वैल्यूज, साइन फंक्शन और कोस फंक्शन में वैल्यूज 2π एंगल के बाद रिपीट होती हैं। तो इसलिए t की वैल्यू हो जाएगी 2π/20, और ये वैल्यू हो जाएगी π/10 सेकेंड, यानी π/10 सेकेंड के बाद हमारी वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया y इज 10 साइन 20t प्लस 5 साइन 10t। तो इज दिस मोशन हार्मोनिक? तो आंसर इज इट इज नॉन हार्मोनिक। क्यों? इसमें तो साइन और कोस फंक्शन आ रहे हैं, तो व्हाई इट इज नॉन हार्मोनिक? इट इज नॉन हार्मोनिक बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। देखिए यहाँ ओमेगा की वैल्यू 10 है और इस वाले में ओमेगा की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई वाइब्रेट करने की, ओसिलेट करने की, तो ऐसे ओसिलेशन को हम नॉन हार्मोनिक कहते हैं। हार्मोनिक है कि एक सिंगल साइन कोस वाली टर्म होनी चाहिए और पार्टिकल सिंगल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना चाहिए। अभी देखो जैसे मैंने लिखा y इज 20 साइन 10t प्लस 5
अभी इस इक्वेशन में थर्ड में 20 साइन 10t प्लस 5 साइन 10t, ये देखो इसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज 10t ओमेगा की वैल्यू सेम है, तो ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी की टर्म है तो इसे हम हार्मोनिक ऑसिलेशन कंसीडर कर सकते हैं। अभी देखिए इसके बाद है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और ऑसिलेशन। ये है x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a, ये o पॉइंट, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। x नहीं, यहाँ पे हम y ले लेते हैं, y से हम पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, y लिख देते हैं, y इक्वल माइनस a, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू a। तो देखो इस मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जब ऑसिलेशन कहते हैं पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से ये मीन पर आता है, फिर इस मीन से ये अपोजिट एक्सट्रीम साइड, और फिर वापस ये मीन साइड। तो अभी मैंने आपको समझाया कि इस पूरे मोशन को हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई इस पूरी इक्वेशन का बिहेवियर और ये मोशन सिमिलर है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में इस कैपिटल ए सिंबल को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे पार्टिकल ने सेंटर से स्टार्ट किया, अब वो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, वो देखो मैक्सिमम इस पॉइंट तक, यहां तक पहुंच रहे हैं। तो सेंटर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई मीन पोजीशन के कंपेयर में, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस तरह से ये वाई सिंबल रिप्रेजेंट करता है पोजीशंस को, वाई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर। और देखो इस ओमेगा टी को भी एक स्पेशल नेम दिया गया है, इस ओमेगा टी को यहां पर कहा जाता है फेज, दिस इज कॉल्ड फेज एंगल, फेज, फेज एंगल या फिर फेज बोल देते हैं, है बेसिकली ये एंगल ही, बट इसका टेक्निकली हम इसको फेज कह देते हैं, ओमेगा। अगर अब हम इस फेज की डेफिनेशन दें कि फेज क्या है, तो डेफिनेशन में कहते हैं फेज कंप्लीटली एक्सप्रेस द, कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल and its direction of motion at any instant। अब आप इस टर्म, इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, क्या लिखा मैंने, कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन। देखो इस इक्वेशन में y a साइन ओमेगा टी, इसमें पोजीशन y किस पर डिपेंड है, पार्टिकल की पोजीशन किस पर डिपेंड है, आप क्या बोलोगे, पोजीशन इस ओमेगा टी फैक्टर पे डिपेंडेंट है। और जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी, पूरा ये ओमेगा टी चेंज होगा,
उससे ये एंगल चेंज होगा, उससे साइन की वैल्यूज चेंज होंगी, और साइन की वैल्यूज चेंज होने से वाई वैल्यू पोजीशन की वैल्यूज भी चेंज होंगी। ठीक है, तो इस कारण से y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, इसमें y पोजीशन है, a एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी को हम बोल देते हैं फेज। इसलिए फेज की डेफिनेशन में लिखा है कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसके बाद आता है इनिशियल फेज और फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज, अभी देखियो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोड। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोड। इसमें जो ये टर्म फाई नोड है, इसको कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या? इनिशियल फेज मींस फेज, फेज क्या होता है? फेज मीनिंग एंगल व्हेन टाइम इज 0। For example, consider this equation. Y is 5 sine omega t. Now what is initial phase in this equation? So इसमें कोई इनिशियल फेज नहीं है, आप बोलेंगे इनिशियल फेज इन दिस इक्वेशन इज 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में इनिशियल फेज 0 है तो बताइए 0 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 0 टाइम पर, अगर इसमें इनिशियल फेज 0 है तो देखिए 0 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो अगर हम टाइम को 0 पुट करेंगे, टाइम 0, यहाँ पे ये ओमेगा टी पूरा 0 हो गया, और ओमेगा टी 0 होने का मतलब y की वैल्यू 0 हो गई। तो ये यहाँ पर ये y 0 मतलब वो पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पर होगा, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 0 है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, बिल्कुल सेंटर पर। अब ऐसे ही हम एक इक्वेशन और ले लेते हैं जिसमें हम कुछ इनिशियल फेज ऐड कर देते हैं। देखो जैसे मैंने इक्वेशन ले लिया, y इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां पे हमारे पास इनिशियल फेज है ये पाई बाई 2। ठीक है, अब पाई बाई 2 इनिशियल फेज है, तो अब आप देखो कि पार्टिकल की पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रही है, उसका मोशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये ए पॉइंट, ये ले लो आप बी पॉइंट, और ये ले लो मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट तो होता है y 0 के लिए, मीन पोजीशन के लिए। अब देखो अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, पुट t इक्वल्स टू 0, देन आई गेट y इज 5 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है 1। तो y की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर। इसका मतलब 0 पोजीशन, 0 टाइम पर पार्टिकल यहाँ 5 मीटर दूर है। तो इस मीन्स वो पार्टिकल अब यहां से ए पॉइंट से अपना ओसिलेशन स्टार्ट करेगा, 0 टाइम पे उसकी ये पोजीशन है। अब वो मीन से नहीं स्टार्ट करेगा, वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ, फिर मीन से एक्सट्रीम, ऐसे ओसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। तो यानी कि इस इनिशियल फेज से हमें ये पता लगता है कि पार्टिकल का मोशन 0 टाइम पर कहां से स्टार्ट होगा, पार्टिकल ओसिलेशन 0 टाइम पे किस पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मीन से, एक्सट्रीम से, या एक्सट्रीम और मीन के बीच में किसी पॉइंट से। तो उससे हमें ये इनिशियल फेज से हमें ये बात पता लगती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से और देख लेते हैं, एक बार इनिशियल फेज क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमें दिया है y इज 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल फेज हो गया ये पाई बाय 6।
अब π/6 इनिशियल फेज हो गया, तो अगर हम यहाँ पे टाइम को 0 पुट करेंगे, देन वी गेट y इज 5 sin π/6. So y is equal to 5 sin π/6 sin 30 degree. This is 1/2. So y is equal to 5/2. इसका मतलब यहाँ पे मोशन हमारा 2.5 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला ये एग्जांपल देखो, तो मैंने ये y0 का पॉइंट लिया है, ये y5 का पॉइंट। अब मोशन इनके बीच में से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे y की वैल्यू 2.5 है, उससे स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं। ये रोल रहता है इनिशियल फेज का। इनिशियल फेज के इस कॉन्सेप्ट के बाद आता है हमारे पास फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है? इट टेल्स द लैक ऑफ हार्मनी in the vibrating states of two particles at any given instant of time. जैसे देखिए, ये हमारे पास पॉइंट है मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम एंड, और ये एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पर ये पॉइंट है ए, ये ओ ले लेते हैं, ये बी। अब इफ ए पार्टिकल starts motion from x is equal to 0 पोजीशन, मतलब मेन पोजीशन से, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है, उसकी इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी। उसका इनिशियल फेज हम 0 ले लेंगे, ठीक है। वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है भाई, अपना मेन पोजीशन से स्टार्ट करके ऐसे यहाँ एक्सट्रीम एंड की तरफ जा रहा है, ये उसका मोशन हो रहा है। दूसरी तरफ एक पार्टिकल है, वो फिर से मोशन कर रहा है, बट वो एक्सट्रीम एंड से मेन की तरफ जा रहा है। तो हम लिखते हैं इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम x is equal to a, that means from extreme end, तो हमारे पास होगा y is equal to a sin ओमेगा टी प्लस π/2 इक्वेशन। तो अभी हमने यहाँ π/2 ऐड कर दिया इनिशियल फेज में, क्योंकि स्टार्टिंग में मोशन ए से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको कंपेयर करना है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, और उन दोनों के अंदर एंगल का डिफरेंस बताना है भाई कितना है फेज। उस एंगल के डिफरेंस को हम बोल रहे हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1,
what we find phase difference is पाई बाई टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज है आपका ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और वहां पे था खाली ओमेगा टी। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मतलब एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। लाइक ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू में से आप पाई बाई टू को माइनस कर दो, तो ये आपका फेज डिफरेंस, सॉरी ओमेगा टी को माइनस कर दे, तो ये हमारा फेज डिफरेंस रह जाएगा पाई बाई टू। अब ये तो मैंने आपको बता दिया फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो इक्वेशंस को कंपेयर करके एंगल एक के एंगल में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ डेफिनेशन देखो कि ये क्या बताता है। इट टेल्स द लैक ऑफ हार्मनी इन द वाइब्रेटिंग स्टेट्स। जैसे पहले पार्टिकल की वाइब्रेटिंग स्टेट क्या है कि वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड जा रहा है, और दूसरे पार्टिकल की वाइब्रेटिंग स्टेट क्या है कि वो एक्सट्रीम एंड से मीन एंड पर आ रहा है। तो इन दोनों में हार्मनी नहीं है, मतलब एक जैसा मोशन नहीं कर रहे हैं, तो लैक ऑफ हार्मनी है। कितने एंगल से लैक ऑफ हार्मनी है? तो यहाँ पे आ रहा है कि 90 डिग्री से लैक ऑफ हार्मनी है। सो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? एक इक्वेशन के एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस करके, प्लस उसके बाद आप, ये क्या हमें बताता है उसके बाद ही हम ये समझ रहे हैं, ये हमें बता रहा है लैक ऑफ हार्मनी इन द वाइब्रेटिंग स्टेट ऑफ द टू पार्टिकल्स एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। तो ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं इस टॉपिक में, जो मेन मेन अभी हम समझने वाले हैं पॉइंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन से रिलेटेड। देखिए अभी तक आपने ऑसिलेशन की डेफिनेशन में इतना ही पॉइंट क्लियर किया है कि बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। देखो जैसे ये हमारा पॉइंट सेंटर पॉइंट है, मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब एक पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन से टू आगे की तरफ गया, इस ए एंड पे गया, ये ओ पॉइंट है, पार्टिकल ए पे गया, फिर ओ से अपोजिट एंड पे गया, यहाँ पे ये वाला एंड हो गया, बी एंड पे गया। मीन पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से ओ से ए पर, और ए से वापस ओ पर, ओ से बी पर, बी से ओ पर। तो आपने समझा कि ये टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन पे जाकर रुक कैसे गया। उसने तो मीन से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ एक्सट्रीम पर वो रुक गया, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, वो वापस भी आने लगा। देखो यहाँ से ओ से ए तक जा रहा था, स्लो डाउन होता जाता है, ए पे पहुंचकर रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाती है। अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ए से वापस ओ पर आता है, और फिर ओ पर नहीं रुकता है। अगर ओ पर नहीं रुकता है तो इट मींस ओ पॉइंट पर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये मैक्सिमम होगी। फिर क्या करता है भैया कि ओ से मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम एंड की तरफ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, तो यहाँ एक्सट्रीम एंड पे बी पॉइंट पे पहुंच के रुक जाता है। अगर यहाँ रुक गया तो मतलब उसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो गई, और फिर डायरेक्शन रिवर्स करता है, वापस बी से ओ मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि ओ से ए तक जाते समय वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी कम हो रही है, इट मींस देयर इज सम एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी सम फोर्स। सो इट मींस ये मोशन एक फोर्स के अंडर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही पार्टिकल बस मूव होता जा रहा है। तो अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। ट्रू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ ए under the action of a restoring force, under the action of a restoring force F proportional x, under the action of a restoring force, force किसके प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट के, अंडर द एक्शन ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, which acts which acts opposite to motion, which acts towards the mean position, towards towards the mean position, towards the mean position। तो देखो दोबारा से एसएचएम की डेफिनेशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, कि ये मोशन एक फोर्स के कारण हो रहा है, और मैंने लिखा है एफ प्रोपोर्शनल एक्स। इस पे ध्यान दीजिए, एफ प्रोपोर्शनल एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट होने लग जाता है। देखो फोर्स को क्या लिखा है, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब होता है कि वो फोर्स जो पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है, क्योंकि पार्टिकल ने मीन से दूर जाना स्टार्ट किया, तो ये फोर्स रिस्टोर कर रहा है। रिस्टोर माने कि उसको फिर उसी पोजीशन पर ला रहा है, फिर उसको मीन पोजीशन पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड विच एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एज ए रिजल्ट हम इसको लिखते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हमने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट हो रही है। अब जब पार्टिकल मीन पोजीशन के साइड जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, तो वो फोर्स उसे मीन पोजीशन पर लेकर आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया। यहाँ पर हम इस के कांस्टेंट को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और इस फोर्स कांस्टेंट को मेजर करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन बाय मीटर। तो आप देखिए इस इक्वेशन से ऊपर कि आपके के की यूनिट होगी एफ बाई एक्स, तो एफ इज फोर्स न्यूटन में, एक्स डिस्प्लेसमेंट मीटर में, सो इट यूनिट दिस यूनिट बिकम न्यूटन बाय मीटर। और साथ में हमने नेगेटिव साइन लगाया है दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अप टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेगेटिव साइन indicates that restoring force is always directed towards the mean
position. Restoring force is always directed toward the mean position. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हमें कुछ एक्सप्रेशन डेराइव करनी है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए. सो नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पोजीशन की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट. इसमें ए सिंबल एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड का मतलब अभी मैंने पहले आपको समझाया, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूर पार्टिकल जा सकता है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है मीन पोजीशन से, तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और फाइव नोट को भी मैंने आपको समझाया, इसको कहते हैं इनिशियल फेज, मींस वो फेज व्हेन टाइम वाज जीरो, टाइम जीरो पर. और वाई सिंबल किसके लिए? वाई सिंबल है पोजीशन के लिए. अब हम एक एजम्पशन ले लेते हैं स्टार्टिंग में, एज्यूम दैट द इनिशियल फेज एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल फेज इज जीरो. तो अगर हम इनिशियल फेज को जीरो मान लें तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. अगर हम इसको जीरो मान लें तो हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. इसमें a हमारे पास एम्पलीट्यूड है और ओमेगा टी. अब देखो, मुझे वेलोसिटी यहां से डेराइव करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइड चेंज इन टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा इसे d बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी. इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा d बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी. सो वेलोसिटी हो जाएगा a, डिफरेंशिएशन a को कॉमन ले लिया डिफरेंशिएशन से, साइन ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो वेलोसिटी इज a, साइन का डिफरेंशिएट होता है कोस ओमेगा टी. इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होगा ओमेगा टी को भी, चेन रूल के अकॉर्डिंग ना. पहले हमने साइन को डिफरेंशिएट किया, फिर हमें इस ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा. सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. यहाँ पे ओमेगा टी का मैंने डिफरेंशिएट करा है, वो सिर्फ आ रहा है ओमेगा. तो यहाँ मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. सो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन पोजीशन की इक्वेशन. अब हमें सेकंड इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू टू गेट acceleration. So acceleration is dv by dt, d by dt of velocity, और वो होता है a ओमेगा कोस ओमेगा टी. तो ये वेलोसिटी आया ना a ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है सो दैट एक्सेलरेशन आ सके. सो एक्सेलरेशन इज a ओमेगा, तो कॉमन ले लो. अब डिफरेंशिएट किसको करोगे? कोस ओमेगा टी को. ठीक है, अब कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या है? कोस का डिफरेंशिएट है माइनस साइन ओमेगा टी.
फिर साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी टी, सॉरी ओमेगा टी को करना है, सो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट है ये ओमेगा आएगा, इससे आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में स्मॉल ए सिंबल हो गया हमारा एक्सेलरेशन विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है, और हम यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी को पुट कर सकते हैं एक्स के इक्वल, वेयर एक्स इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड दिस एक्स इज कॉल्ड पोजीशन। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक बार मैं इक्वेशंस को लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन थी पोजीशन, उसी से ये सारी डेरिवेशन हुई। पोजीशन था ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी आया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब देखो इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ओमेगा ए अंडर रूट कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर द रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। और ये जो ए वाली टर्म है इसको रूट के अंडर ले जाएं, ये जो बाहर ए है ना ये वाला ए, इसको अगर रूट में ले जाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट में जाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये टर्म हो जाएगी। और ए तो ये हमारा बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, और ए साइन ओमेगा टी एक्स होता है, पोजीशन y होता है, सॉरी y इज ए साइन ओमेगा टी, यही था। तो इसको हम y पुट कर सकते हैं, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर तीसरा हमने एक्सेलरेशन डेराइव किया है, एक्सेलरेशन आया है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब ये ए साइन ओमेगा टी वाई को पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वेयर वाई इज पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई, पोजीशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए और वेलोसिटी के लिए। अब आप इस पहले एक्सेलरेशन को ध्यान दो एक बार कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पोजीशन से डायरेक्टली डिपेंडेंट है। सो अभी यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें देन एक्सेलरेशन y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ माइनस साइन भी आ रहा है। इट मींस अगर आपका मोशन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड की तरफ हो रहा है पार्टिकल का, तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट एक्ट करेगी, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, ऐसे एक्सेलरेशन होगी। और फिर पार्टिकल जब मीन से एक्सट्रीम दूसरी साइड जाएगा तो भी वो एक्सेलरेशन इस मीन की तरफ एक्ट करेगी। इट मींस इस मोशन में y में पोजीशंस में और एक्सेलरेशंस में नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन का मतलब ये दोनों अपोजिट रहेंगे। ठीक है, बाकी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लें, और बाकी हम इसे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं।